आज के शो में इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज के केस में बड़ी पेशरफ। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने अदम पेशी पर इमरान खान की जमानत खारिज कर दी। ज़मीनी मालियाती बिल 2023 पेश। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में भी बड़ा इजाफा मुतवक्के। खैर पख्तूनख्वा कबायली अजला अस्पतालों में करोड़ रुपए की बेकायदगियां मंजरे आम पर। अस्सलाम वालेकुम। पेश पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूं आपके साथ सफ़ान खान। आज इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से बड़ी पेशरफ्त हुई है। ममनुआ फंडिंग केस की बात करें या इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जहाँ उनकी जमानत खारिज हुई और उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हुई उन सब पर तफसीलन बात करते हैं प्रोग्राम के आगाज में। यह भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि काबीना की तवज्जो इस वक्त होनी चाहिए महंगाई कम करने पर, लेकिन काबीना की तवज्जो नजर आती है इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने पर। लेकिन ये सवाल हम उठाएंगे भी, साथ साथ जो कानूनी पहलू हैं उन पर भी आज के प्रोग्राम में पहले बात करते हैं। आपको पहले ये बताते हैं कि आज की समाअत में हुआ क्या आखिरकार, यानी अदालत की जानिब से मौजूद अदलिया की जानिब फैसला क्या हुआ था और किस तरह इमरान खान साहब के वकील और जज साहब के दरमियान जो दौरान समाअत गुफ्तगू हुई वो क्या हुई, ये आपके सामने पहले रखते हैं। आज इमरान खान साहब की ममनुआ फंडिंग केस है। बैंकिंग कोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का केस था और उसमें उनकी जमानत खारिज हुई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अदम पेशी पर इमरान खान साहब की जमानत खारिज कर दी। अदालत ने भी इमरान खान साहब को आज ही पेश होने का हुक्म देते हुए वकील की मुशावरत के लिए 2.5 बजे तक की मोहलत दी थी। अदालत के जज ऑनरेबल जवाद अब्बास साहब ने अहकाम जारी करते हुए इमरान खान साहब की हाजिरी इस्तशना की दरख्वास्त भी खारिज कर दी थी। इमरान खान के वकील थे बाबर अवान साहब, जिन्होंने अदालत के सामने दलाइल में ये कहा कि मैं 2-3 गुजारिशात अदालत के सामने पेश करना चाहता हूँ। एक, उन्होंने कहा जी कि इस केस में दहशतगर्दी की दफा नहीं लगती। अदालत किस मौके पर यह फाइंडिंग दे सकती है, एक सवाल उन्होंने उठाया। और अदालत अगर ये फाइंडिंग दे दे तो हमारा केस किसी और अदालत मुंतकिल हो जाएगा। ऑनरेबल जज ने इस पर रिमार्क्स दिए कि मेरिट पर तो हम इसको तब सुनते जब मुल्जिम हाजिर होता, ये जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हो रही है। बाबर अवान साहब ने कहा जी कि 144 खिलाफ वर्जी पर भी कोई ईमा होता है। जेन्युइन वजह है कि इमरान खान सफर नहीं कर सकते। इस केस में कोई रिकवरी इमरान खान से नहीं चाहिए। वाहिद मुल्क है जिसमें पूरी काबीना सोच रही है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना है। इसके बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने ऑनरेबल जज ने रिमार्क्स दिए कि हम वो चीज़ सेट करेंगे जो हमेशा के लिए तय हो। जो रिलीफ मुक्तदर शख्सियत को दूंगा वही आम शख्स को दूंगा, ऑनरेबल जज के रिमार्क्स थे। वकील ने बताया कि एडिशनल सेशन जज ने 27 फरवरी तक अबूरी जमानत दे रखी है और अदालत से इस्तदा है कि आप भी 27 फरवरी तक अबूरी जमानत में तोसी दे दें। इमरान खान साहब ने कोशिश की है मगर वो सफ़र नहीं कर सके। वकील ने कहा मुझे ये कहकर जमानत की दरख्वास्त वापस करें कि दहशतगर्दी की दफ़ा नहीं लगती। वकील ने मजीद इस्ता की। ऑनरेबल जज ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले ने हमारे हाथ बांधे हुए हैं। चालान जमा होने के बाद हम इस मरहले पर पहुंचेंगे। जज के रिमार्क्स जो उन्होंने दिए। बाबर अवान साहब ने कहा कि अदालत एक आखिरी मौका देकर समन जारी कर दे। मैं 10,000 का श्योरिटी बॉन्ड जमा कराने को तैयार हूँ। ऑनरेबल जज ने मजीद रिमार्क्स दिए कि अगर आप जमानत दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं तो दरवाज़ा खुला है। अगर लाहौर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत लेकर आए तो दरवाज़ा भी खुला है। ऑनरेबल जज के रिमार्क्स थे। वकील बाबर अवान ने इमरान खान से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। जज राजा जवाद अब्बास ने रिमार्क्स दिए कि आप मुशावरत कर लें वरना हम फैसला सुनाएंगे और इमरान खान जमानत की दरख्वास्त वापस लेंगे या अदालत फैसला करे। जज राजा जवाद अब्बास साहब ने रिमार्क्स दिए। इमरान खान गुज़िश्ता 4 माह से ज़ायद अरसे से अबूरी जमानत पर है। 4 माह से ज़ायद अरसा हो चुका है। अबूरी जमानत पर मुल्जिम की ज़ाती हैसियत में अदालत हाजिरी ज़रूरी होती है। अदालत ने आज सुबह इमरान खान साहब की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज कर दी थी। दहशतगर्दी अदालत ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद एहतजाज और हंगामा राई केस का तफसीली फैसला जारी भी कर दिया। इस पर बात करते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में ही हमारे साथ इमरान शफीक साहब होंगे, माहिर कानून, और अभी प्रोग्राम में ऑनरेबल जस्टिस शाइक उस्मानी, जस्टिस शाइक उस्मानी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। शाइक उस्मानी साहब, आप बताइएगा, हुकूमत कह रही है कि इमरान खान साहब बहाने बना रहे हैं, प्लास्टर, मेडिकल रीजंस, अदालत में पेश नहीं हो रहे। उधर इमरान खान साहब के वकील इस्तिदा कर रहे हैं कि काबीना की पूरी तवज्जो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने पर लगी हुई है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में इमरान खान बहाने बना रहे हैं ना पेश होकर? ये संगीन खिलाफ वर्जी है और क्या इस पर सही है इनकी जमानत रद्द होना, खारिज होना उनकी दरख्वास्त जमानत की? शायद से ये कहना मेरे लिए कि इमरान खान साहब बहाने बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, ये तो मुनासिब नहीं होगा जी। ये तो उनको पता है कि उनकी हालत क्या है
और बहरहाल जो हम टीवी पे नजर आते हैं वो तकरीरें करते हुए, अब उनके चलने फिरने का क्या तरीका है, कैसे करते हैं, कैसे मूवमेंट करते हैं, इसका तो मुझे पता नहीं। लेकिन बस वो एक जो कानून के जो प्रोसीजर्स हैं जी। क्रिमिनल लॉ में, उसमें ये होता है कि जब कोई जमानत के लिए पेश होता है तो उसके लिए उसको ज़रूरी है हिफाजती जमानत के लिए कि वो खुद पेश हो। कोर्ट चाहती है कि खुद पेश हो। अगर वो पेश नहीं हुआ तो कोर्ट डायरेक्शन देती है कि आप आए, तब हम उसको आपकी एप्लीकेशन सुनेंगे। ये एक प्रोसीजर है कोर्ट का, हमेशा से रहा है। क्योंकि अगर ये ना रहे तो फिर तो आमतौर से जो भी इस तरह से पकड़ा जाएगा वो नहीं आएगा कोर्ट के सामने। तो उस चीज़ को रोकने के लिए ये एक प्रोसीजर है और हर एक के लिए ये लॉ है। ये कोई इमरान खान साहब के लिए नहीं बना कानून, ये सबके लिए बना है। और इमरान खान साहब तो इस चीज़ के बड़े दाई हैं। वो कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होता है और चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो अगर ये लॉ है तो ये उनके लिए भी नाफिज है और दूसरे आदमी के लिए भी नाफिज है। तो उनको आना चाहिए। वो कई दफ़ा नहीं आए और उन्होंने वो रिक्वेस्ट भेज दी कि नहीं आ सकते हेल्थ की वजह से, और कोर्ट अभी तक सुनती रही हैं उनकी बातें और लिहाज करती रही हैं उनका, जिसको कहते हैं इंडल्जेंस को देती रही है। लेकिन मेरे ख्याल में फाइनली एक स्टेज आ गया जबकि कोर्ट कभी लिमिट पेशेंस से ख़त्म हो जाता है। वो कहते हैं कि नहीं भी आप आए यहाँ पर, किसी तरीके से आए, आप आ तो सकते हैं ना, आप नज़र तो आते हैं ना, आप ये तो नहीं कि आप बिस्तर में लेटे हुए हैं। तो अब उनको बुलाया, वो नहीं आए तो अब नहीं आए तो अब जब जमानत बर्खास्त हो जाएगी तो उसकी वजह से अब उनको पेश तो होना पड़ेगा। नहीं पेश होंगे तो उनके खिलाफ वारंट इशू होगा और उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अच्छा, आप सर इसकी लीगल इम्प्लीकेशंस उनके सियासी करियर पे क्या हो सकती हैं? अगर ये जो उनके केसेस हैं, आप सब केसेस पे अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, क्या आपको लगता है कि वो नाअहल हो सकते हैं चंद साल के लिए अगर कोई किसी केस में भी सजा हो जाती है उनको इन केस? और क्या उनका पॉलिटिकल कैरियर लीगली कितना मुतासर हो सकता है इस पूरी सूरत हाल में? शेख साहब जी, वो तो है ना, वो क्या आर्टिकल 63(1)(f) जी कोई कन्विक्शन होती है जी किसी की, तो कन्विक्शन होती है तो उसकी वजह से वो नाअहल हो जाता है 5 साल तक के लिए। तो वो तो अपनी जगह पर है, वो कानून मौजूद है, आइन में मौजूद है। तो वो अगर कन्विक्शन हो जाती है उनकी, अभी तो कन्विक्शन तो नहीं, अभी तो उनको सिर्फ समन किया जा रहा है। अगर कन्विक्शन हो जाती है तो ये चांसेस हैं उनके नाअहल होने के। नहीं, और क्योंकि एक नहीं कई केसेस बन चुके हैं शाहिद उस्मानी साहब, उनके इब्तिदाई दहशतगर्दी की अदालत में केस है, प्रोहिबिटेड फंडिंग केस में है। आपने अभी एक लफ्ज़ कहा कि अदालत लिहाज भी कर रही है, तो क्या ये जो तनकीद उनकी जानिब लोगों की जानिब से की जा रही है, उनकी अपोजिशन की जानिब से नहीं, इमरान खान साहब की अपोजिशन की जानिब से की जा रही है कि इमरान खान साहब पर हल्का हाथ रखा जाता है, वो लाडले हैं, अभी भी लाडले हैं, तो ये क्या दुरुस्त है ये तासुर के वो लाडले हैं अभी भी शाहिद उस्मानी साहब? अब मैं तो ये इस पे कमेंट नहीं करना चाहता कि वो क्या लाडले क्या होता है। मैं तो ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हर एक को पेश होना होता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा। और ये यकीनी बात है कि आम तौर से कोर्ट्स जो हैं, अगर कोई सीनियर आदमी हो, लेट्स पुट इट दैट वे, अगर कोई सीनियर हो, ज़्यादा उम्र का हो, सीनियर सिटीजन हो, तो उसको कोर्ट्स हमेशा लिहाज करती हैं और 1-2 चांस दे देती हैं कि आप ना आए, लेकिन बाद में उनको आना पड़ता है, लाजमी होता है। सही। और इसी तरह फॉरेन फंडिंग केस है, आपने शायद साहब देखा है ये सालों से केस चल रहा है, कभी मेरिट पे इस पर बात नहीं हो सकी, हमेशा इसको डिलेइंग टैक्टिक्स की गई, कभी इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी को चैलेंज किया गया, कभी ये कहा गया कि ये जो पिटिशनर हैं वो पिटिशनर जो है वो पीटीआई के मेंबर नहीं है या पीटीआई के मेंबर थे तो उनका हक नहीं है कि वो इस पर कुछ कर सकें। फिर प्रोहिबिटेड फंडिंग केस जो है, अब आज भी इलेक्शन कमीशन शो कॉज नोटिस और इन्हीं चीजों में लगा हुआ है। इतने साल लगते हैं एक चीज को मंतकी अंजाम तक पहुंचने में और मजीद कितना अरसा लग सकता है? क्यों इतना डिले है इसमें शाहिद उस्मानी साहब? देखिए, ये एक ऐसी चीज है जिसमें कि काफी नुकसान पीटीआई को हो सकता है। अच्छा। क्योंकि फॉरेन फंडिंग के जो कवानीन हैं वो बहुत सख्त हैं और उसकी वजह से इनकी पार्टी एक किस्म की खत्म हो सकती है। तो ये एक ऐसी चीज है जिसमें कि वो यकीनन नहीं चाहते कि उनका फैसला जल्दी हो जाए। और हमारे मुल्क के कुछ जुडिशल सिस्टम ऐसा है, लीगल जुडिशल सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पर अगर कोई डिले करना चाहता है तो उसके बहुत से तरीके होते हैं करने के, बहाने बनाना, ये करना, वो करना, वो हर रोज की बात है। हम लोग तो कोर्ट्स में जाते रहते हैं, हमको पता है, लोग हर एक बहाने बनाते रहते हैं। तो वो ये एक नॉर्मल पैटर्न है, हमारे कल्चर में आ गया है। बदकिस्मती से होना तो नहीं चाहिए था लेकिन हमारे कल्चर में है। तो अब वो उसको इस्तेमाल करके लोग, अगर कोई किसी को ये डर होता है कि शायद हमें
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में कुछ अहम सवाल हम उठा रहे हैं। इमरान खान साहब अदालत क्यों नहीं आ रहे, उनके अदालत ना आने की वजह क्या डीलिंग टैक्टिक्स हैं, क्या जिस तरह हुकूमत कह रही है वो बहाने बना रहे हैं, या फिर हुकूमत की सारी तवज्जो काबीना की इस वक्त इमरान खान साहब की गिरफ्तारी पर है। ये तमाम सवाल हम प्रोग्राम में उठा रहे हैं। कानूनी पहलू क्या है इस केस के, इस पर बात हुई है। आज आपको बताते चलें एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, बल्कि सब में अहम डेवलपमेंट मईशत के हवाले से है। IMF को खुश करने के लिए, IMF का प्रोग्राम हासिल करने के लिए, जो आगे रिव्यू है उसको कंप्लीट करने के लिए एक तरमीमी बिल मालियाती पेश किया गया आज, और हमने देखा कि इस बिल के कुछ अहम नुकात थे। इसमें हमने देखा काबीना ने तकरीबन 170 अरब रुपए टैक्स के मालियाती बिल की मंजूरी दी थी। आज जिस तरह मैंने कहा कि सेनेट और कौमी असम्बली में इसको टेबल किया गया, तो इसमें हुकूमत ने लग्जरी आइटम्स पर सेल्स टैक्स 25% करने का फैसला किया है। जनरल सेल्स टैक्स 17% से बढ़ाकर 18% करने का इम्पैक्ट किया गया, जिसका कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट होगा। शादी हॉल की तकरीबात के बिलों पर 10% टैक्स आयद किया जाएगा। सिगरेट और मशरूबात पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में इजाफे का फैसला किया गया है। वज़ीर ख़जाना साहब ने कहा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे 40 अरब से बढ़ाकर 400 अरब कर दिए गए हैं, जबकि ज़राअत के फ़रोग के लिए 2000 अरब रुपए का किसान पैकेज लाने का फैसला किया गया है। 5 साल पुराने ट्रैक्टर्स की रियायती कस्टम ड्यूटी देकर दरामद करने की इजाज़त देने का फैसला किया गया है। 75,000 सोलर ट्यूबवेल लगाने का हदफ रखा गया है। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा है कि किसानों के लिए 2000 अरब रुपए का पैकेज दे चुके हैं और 1000 अरब रुपए तक तकसीम किए जा चुके हैं। यूथ लोन के लिए 30 अरब रुपए रखे गए हैं, जबकि किसानों को ज़रूरी आलात पर सस्ते कर्ज दिए जाएंगे। किसानों को खाद पर 30 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। माशी इम्पैक्ट इसका क्या है समझ लेते हैं। डॉक्टर खाका नजीब साहब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। राना अबरार साहब के पास ही फिर आते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, और इमरान शफीक साहब भी साथ हैं। खाका नजीब साहब, क्या इसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? महंगाई किधर जाएगी इसके बाद? क्या एवरेज इन्फ्लेशन आपका टारगेट है? आप यकीन करें कि मैं समझता हूं कि हर आम खास के लिए महंगाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरे लिए सिर्फ पाकिस्तान में इस वक्त एक चीज़ है जिसकी कलीदी अहमियत है, वो ये है कि पाकिस्तान का जो 9th IMF के साथ रिव्यू नवंबर में होना था, आज मैं 15 फरवरी को आपसे बात कर रहा हूं सफियान, और वो नहीं कंप्लीट हुआ। मेरे लिए पाकिस्तान का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट रीच करना वो कलीदी हैसियत रखता है, जो सिर्फ पाकिस्तान को वो महंगाई जो श्रीलंका में 70 और घाना में 90% के करीब है उससे रोक सके। जो करंट सिचुएशन है जिसमें चेंजेस सिर्फ आपने जो बयान किए सही, FPR और टैक्स रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, आई थिंक कि जो इंपेरिकल वर्क इस वक्त मैंने देखा है उसके मुताबिक तो ये 35-40% पे चली जाएगी। फूड इन्फ्लेशन ऑलरेडी 43% पे है, सो ये बिल्कुल होगा। पर याद रखिए कि ये आपने चेंजेस करने थे, इसलिए नहीं कि IMF ने आपको कहा है करने, इसलिए कि IMF में जाना है, पर कहा आपको नेपरा ने और ओगरा ने है। इसका किसी और से कोई ताल्लुक नहीं है। हमें वी हैव टू बी ऑनेस्ट टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। 1 सितंबर 2020 को ओगरा ने पाकिस्तान में ये चेंजेस कहे थे, तब से लेके आज तक कई चेंजेस बताए और हमने नहीं किए। अब आपको गैस की मद में राइटली हुकूमत ने मूव किया है चेंज करने के लिए। बिजली की मद में कुछ कोविड के दरमियान हमने मराद दी थी, वो भी सही थी, आज मूव करना भी सही है। सर्कुलर डेट 850 अरब रुपए का बिल्ड हो जाना था, उसको रोकना फ्लो को सही है, पर ये कलीदी फैसले नहीं है, पर IMF में जाने के लिए कलीदी फैसले हैं। सो लेट्स सपोर्ट द गवर्नमेंट टू डू दीज मेजर्स सो दैट हम हाइपर इन्फ्लेशन, जिसका मतलब है कि बहुत हाइटेंड इन्फ्लेशन, और जो इस वक्त आपके पास $3 अरब से कम के जखायर हैं, आपकी रेमिटेंसेस गिर रही हैं, आपके पोर्ट पे इस वक्त 1000 कंटेनर खड़ा हुआ है, इस चीज में से निकलें। दोस्तों ने, जो आपके दोस्त हैं, और वो दोस्त हैं आपके, सऊदी अरेबिया आपका दोस्त है, चीन आपका दोस्त है, UAE आपका दोस्त है, कतर आपका दोस्त है, सबने कहा कि प्लीज IMF कीजिए। मैं पिछले 12 माह से पाकिस्तान को एक सिंगल एडवाइस दे रहा हूं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के चैलेंज में है, IMF का दामन ना छोड़िए। जब भी छोड़ा है तकलीफ लोगों पे बढ़ी है, कम नहीं हुई। आखिरी बात, इस पॉइंट को प्रूव ऐसे करता हूं, आपने 2 कदम IMF की तरफ लिए हैं, अपने रुपये की पोजीशन की स्ट्रेंथनिंग देखिए। आप 272-73 पे थे, आज 265 पे आपने रुपए को क्लोज किया है। ये है वो इम्पैक्ट जो आ सकता है अगर आप स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अगले हफ्ते करें, जिसकी मुझे बेस केस और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि हम ये कर पाएं। सही। और इसाकदार साहब ने आज जब पेश किया था बिल, तो उन्होंने क्या कहा था ये भी आपको सुना देते हैं, फिर कुछ अहम सवाल उठाते हैं, राना बात भी करते हैं। लेट्स हियर इसके इसाकदार साहब ने क्या कहा था। हम नए महसूलात से हासिल करेंगे, लिहाजा काबीना ने
इस फाइनेंस बिल के जरिए जो मैंने आपकी यानी खिदमत में पेश किया अभी थोड़ी देर पहले 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की मंजूरी दी है, जिसका तज़किरा मैंने अभी अर्ज किया है। जनाब स्पीकर, हमारी हद्दुल वसा कोशिश ये है कि सिर्फ ऐसे टैक्स लगाए जाएं जिनका बराह रास्त गरीब और मतवसत तबके पर कम से कम बोझ आए। इसलिए रोजमर्रा की अशिया पर इजाफी टैक्स आयद नहीं किया गया। इस तनाजुर में इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने मंदरजा झैल टैक्स तजावीज़ पेश की जा रही हैं। नंबर 1, हुकूमत ने अमीर तबके पर इजाफी टैक्स लगाने की हिकमत अमली के तहत अब लग्जरी आइटम पर GST की शरह को 17% से बढ़ाकर लग्जरी आइटम पर, जो कि पहले बैन रही हैं कुछ महीने पहले, उस पर 25% की बुलंद सतह पर ले जाने का फैसला किया है। इसी तरह जो एयर ट्रेवल है वो फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास में जो कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी है वो 20% ऑफ दी एयर टिकट या 50,000 रुपए जो भी ज्यादा हो, विच एवर इज हायर, 20% ऑफ दी एयर फेयर और जो टोटल है विद टैक्सीज एक्सेट्रा, और 50,000 विच एवर इज हायर। दूसरी, शादी ब्याह की पुरतयश वेडिंग हॉल्स में मुनक्कदा तकरीबात पर बेजा असराफ देखने में और मीडिया में रिपोर्ट होता रहता है। हम सबको सादगी अपनानी चाहिए। इसलिए फैसला किया गया है कि शादी की तकरीबात के बिलों पर 10% की शरह से विद होल्डिंग एडजस्टेबल एडवांस इनकम टैक्स नाफिज किया जाएगा। ठीक है राना अबरार साहब, आपसे कि हम बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से ये जो मामला, ये आप क्योंकि एक इकोनॉमी बीट करते हैं, ये मामला जो हुआ कि ऑर्डिनेंस पे सदर साहब राजी नहीं हो रहे थे और फिर ये असेंबली में लाना पड़ा, ये कहा जा रहा है कि अनयूजुअल है। आपने जब से कवर किया मईशत और बजट वगैरह, ये अनयूजुअल था क्या राना साहब? जी सैफन साहब, मैं आता हूं इस पर। इससे पहले जो बात हो रही थी इमरान खान के केसेस की, जी। वो भी बड़ी अहम बात थी, लेकिन मैं आपको पंजाब में पुलिस गर्दी का एक वाक्य के ऊपर भी थोड़ी रोशनी डालना चाहता हूं कि एक तरफ इमरान खान को ड्यू या अनड्यू फेवर दी जा रही है या शक का मुसलसल फायदा दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ मुल्क में हो क्या रहा है। आज से 2 दिन पहले जिला राजनपुर की तहसील जामपुर में अब्दुल रऊफ लुंड एडवोकेट हैं, जो कि बार के साबिक सदर हैं, पाकिस्तान पीपल पार्टी के टिकट होल्डर भी हैं साबिक, और ह्यूमन राइट्स के कारकुन हैं, एक बायां बाजू के सियासी कारकुन। और उनकी पॉपुलैरिटी का ये आलम है कि मलीर बार से लेकर इस्लामाबाद बार तक कल से आज तक तकरीबन 90 बार ने मजम्मत की है और 50 बार एसोसिएशनों ने हड़ताल की है। इसके अलावा मुल्क में कल और आज काफ़ी जगहों पर प्रेस क्लबों के बाहर मुजाहरे हुए हैं। एक वकील को, जो कि साबका बार एसोसिएशन का सदर है, उसके घर से उठाया गया और उसके खिलाफ रॉकेट लॉन्चर डालकर दहशतगर्दी का मुकदमा कायम किया गया। मैं निगरान CM पंजाब सैयद मोहसिन नकवी साहब और अपने भाई मिनिस्टर इंफॉर्मेशन आमिर मीर साहब की तवज्जो इस पर मबजूल कराना चाहता हूं कि जनाब ये आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। इतनी बड़ी पुलिस गर्दी हो रही है, इमरान खान साहब को तो सर टाइम पे टाइम मिल रहा है। और मैं ये भी बता दूं कि इमरान खान साहब को मैं ये बता दूं कि इनका जुर्म पता क्या है जी। जी, इनका जुर्म पता है क्या है? जुर्म यह है कि तोशा खाना के मामले में जब परवेज लाई गवर्नमेंट थी तो मेरे खानदान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां हो रही थी, तो अब्दुल रऊफ लुंड एडवोकेट मेरे वकील थे, मेरे भाई मेरे कजनों के वकील थे, और उन्होंने हमारा साथ दिया। और इसकी पादाश में इसके अलावा वहां पर इलेक्शन हो रहा है, बाई इलेक्शन हो रहा है NA 193 का, तो उसमें सरदार अवैस लिगारी जो कि चहीते हैं मौजूदा हुकूमत के, उनके ईमा पर एक वकील के खिलाफ इतना बड़ा FIR मौजू पे आ जाए राना साहब प्लीज, अगर 2 से 3 मिनट हो गए। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इमरान खान साहब के केसेस भी हैं और ये महंगाई का जो इस वक्त मामला है, ये सदर साहब ने ऑर्डिनेंस क्यों नहीं मंजूर किया, क्यों असेंबली की तरफ गया, अंदर ही खबर क्या है राना साहब? जी सैफान भाई, मैं आपको बताऊं कि वैसे तो ऑर्डिनेंस नहीं जारी होने चाहिए, खासतौर पर मनी बिल का ऑर्डिनेंस होना ही नहीं चाहिए। बिलाशुबा वही हुआ है
कि जो इमरान खान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की समरी के वक्त भी चाह रहे थे कि सदर इनकार कर दें, तो उस वक्त तो खैर सदर साहब ने काफ़ी होशमंदी का सबूत दिया, बुर्दबारी का सबूत दिया, लेकिन अब वो फिर पीटीआई के एजेंडे के ऊपर उसी तरह के मैं आर्डिनेंस नहीं जारी करूंगा। उसमें यह था कि मौजूदा हुकूमत को जल्दी थी कि जल्दी आर्डिनेंस जारी हो जाए। अब 14 दिन वो गुजार देते तो इस दौरान IMF की इंस्टॉलमेंट जो है वो एग्रीमेंट लटका रहता, तो इसलिए गवर्नमेंट ने बेहतर समझा कि मनी बिल कौमी असम्बली में पेश किया जाए। ये अच्छी बात है कि मनी बिल को कौमी असम्बली में ही पेश होना चाहिए, ऑर्डिनेंस नहीं आना चाहिए। ये प्रिंसिपली हम इस पर एग्री करते हैं, लेकिन यहाँ तक सरदार साहब की स्पीच की बात है और ये प्रिंसिपल मौजूद सदर साहब को अचानक याद कैसे आ गए? इमरान खान साहब के दौर में तो 40-45 एक ऑर्डिनेंसेस जारी हो जाते थे, ये प्रिंसिपल्स अब क्यों याद आ रहे हैं सब? जी बिल्कुल साहब, ज़ाहिर है कि जब एक इस तरह का एजेंडा होता है कि अपोजिशन का या दूसरी पार्टी का सदर बैठा हुआ है, तो उसने अपनी पार्टी की सियासत करनी है और सियासत के लिए अपनी पोजीशन को यूज़ कर रहे हैं। ये इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं है। रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि आरिफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान की पोजीशन पर बैठकर इस पोजीशन को अपनी पार्टी की सियासत के लिए यूज़ कर रहे हैं और बावक्त ज़रूरत या नजरिया ज़रूरत के तहत प्रिंसिपल याद आ रहे हैं। एक ब्रेक से लेने राणा साहब, इस ब्रेक के बाद आता हूं, इस गुफ्तगू भी करते हैं। आफ्टर दिस ब्रेक नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, कुछ अहम सवाल उठा रहे हैं, इस मिनी बजट के हवाले से भी कुछ बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। बैक आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने तफसीलन अहम हकायक रखे हैं। इमरान खान साहब की आज जमानत खारिज होना, उनकी दरख्वास्त, और उसके साथ साथ मिनी बजट के हवाले से अहम तरीन जो सियासी इसके पीछे जो सियासत हुई है वो भी आपके सामने खुलकर रखा है मामला। जो करप्शन की दास्तानें आ रही हैं वो अलग हैं, इमरान खान साहब पर केसेस अलग हैं। करप्शन की दास्तानों के हवाले से आज भी खैर पख्तूनख्वा के हवाले से हमारे पास एक स्टोरी आई। स्टोरी के मुताबिक खैर पख्तूनख्वा में ये भी अस्पतालों से मुतल्लिक है, करोड़ रुपए की बेकायदगियाँ सामने आई। ये वही AIP के तहत जो मुख्तलिफ फंड्स मिले थे अस्पतालों को अद्वियात और मशीनरी खरीदारी के लिए, ये कहा जा रहा है कि इस पर NAB में भी फाइलें खुल गई हैं। NAB को शिकायत अरसाल की गई थी और इसमें जो मुख्तलिफ मशीनरी थी वो सरकारी अस्पतालों के लिए अद्वियात और दीगी जो तिबी आलात थे उनकी खरीदारी में मुबैना गबन हुआ था, और NAB ने बाकायदा तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। इसमें जनरेटर्स की खरीदारी भी शामिल है जो, और 1 अरब 20 करोड़ रुपए की अद्वियात की खरीदारी भी शामिल है। खरीदारी में कहा गया है जी कि जो रूल्स हैं जो खैर पख्तूनख्वा प्रोक्योरमेंट्स के, उनकी खिलाफ वर्जी भी की गई है। टेंडर के बगैर अद्वियात तो खरीदा गया है। बहुत से अस्पतालों को सप्लाई होने वाली मशीनरी पुरानी और खस्ता हाल थी जिसको रंग और रोगन करके खरीदा गया, और अस्पतालों के लिए जिस तरह बॉडी स्कैन्स थे और दीगर चीज़ें थी वो भी सप्लाई नहीं हुई। तिबी फिजले को जलाने के लिए जो मशीनरी थी वो जाहिर तो है कागजात पे लेकिन मौजूद नहीं है। राना अबरार साहब, क्या इमरान खान साहब इस तरह अपने केसेस से बच सकेंगे जिस तरह ये डीलिंग टैक्टिक्स यूज़ की जा रही हैं? राना साहब देखिए, हमें नज़र आ रहा है इमरान खान साहब सिर्फ डिले टैक्टिक्स नहीं यूज़ कर रहे बल्कि कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अदालती कवानीन, रूल, प्रोसीजर, अदालती एहतराम के साथ, मादरत के साथ, तो एक उनका रवैया बड़ा कैजुअल और ऐसा है कि वो किसी चीज़ को मानते ही नहीं हैं। इससे जाहिर होता है ये सारे काम उस वक्त बंदा करता है जब उसको पता होता है मैं गिल्टी हूं और मैं बच नहीं सकता। अच्छा राणा साहब की इजाजत है तो मैं इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करता है। इन हथकंडों पे मजीद भी गुफ्तगू करता हूं। मेरे साथ एमल वली खान साहब भी मौजूद है, सदर अवामी नेशनल पार्टी, उनसे भी हम जानते हैं। एमल साहब ये बताएं कि ये मुसलसल इस्तदा केसेस हम वेलकम करते हैं एमल वली खान साहब। एमल साहब ये मुझे फरमाइएगा सर, क्योंकि अब वहां पे करप्शन की दास्तानें सामने आ रही हैं, कहा जा रहा है NAB भी को गिरफ्तारियां कर सकता है। इधर इमरान खान साहब पे जो केसेस हैं वो अदालतों में पेश नहीं हो रहे, कह रहे हैं कि उनको उनके जो चोट है पांव के ऊपर और मेडिकल रीजंस की वजह से ये केसेस भी आगे बढ़ेंगे, या यहां पर भी ये टैक्टिक्स यूज होंगी जो खैर पख्तूनख्वा सामने आ रहे हैं? अमल साहब देखिए, हम तो पख्तूनख्वा में पिछले 10 सालों से चीख रहे हैं। आप मुझे अगर 2 मिनट देंगे मैं इनके ये इस मामले में जरूर बात करना चाहूंगा। सिर्फ ये इंसाफ की बात करते हैं लेकिन तारीख में इन जितना चोरतरीन हुकूमत गुजरा नहीं है। इसमें देखिए इन्होंने क्या किया कि एहतसाब कमीशन बनाया अपना खुद। उस एहतसाब कमीशन पे अरबों रुपए लगे। उस एहतसाब कमीशन को लगाया इसलिए कि मुखालिफिन को बेइज्जत करे, पकड़ करे। एहतसाब कमीशन ने मुखालिफिन को नहीं पकड़ा, कुछ मिला नहीं, उधर इनकी हुकूमत की चोरियां पकड़ने लगा, उनको फायर कर दिया लोगों को। उसी एहतसाब कमीशन को दोबारा वाइंड अप कर दिया ताकि अगर दूसरी हुकूमत आए तो उनके पास वो चीज भी ना हो। अभी मतलब कि सुबह में एहतसाब कमीशन बंद है। इनके देखिए PRT देखिए पख्तूनख्वा में PRT में
खुला 32 अरब रुपए तो इनकी किकबैक्स है। 32 अरब रुपए एक प्रोजेक्ट का। पूछें तो पुख्तनख्वा की क्या हालत होगी। इनके बिलियन ट्री चुनाव में देखे जाए, उन्होंने कहा कि बिलियन ट्री लगाया हुआ है, उन्होंने 2 तरफ दी लगे। उसका पार्लिमानी कमेटी की एक रिपोर्ट तैयार खुला पड़ा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रही उस पर क्यों सब कुछ है। मालम जबा का जो बहुत बड़ा स्कैंडल है और उसमें ये इन सब ने जो हरकतें और उससे लेके इनकी देखिए इनकी हुकूमत में हेल्थ के साथ जो सत्यानाश किया गया और हेल्थ में देखिए प्राइवेटाइज की तरफ लेकर गए। तो शहराबाद बर्की जो इमरान का एक कजन था उसको लेकर है। लेकिन एमएल साहब ये सब तो है संगीन वारदातें करप्शन की। सर कुछ होगा इन केसेस में, क्योंकि इधर जो इनके ऊपर वफाक में केसेस हैं यहां पर भी ये पेश नहीं हो रहे। उधर के जो केसेस हैं नैब के, उधर भी कुछ कार्रवाई नहीं बढ़ रही आगे। अब कहा जा रहा है कि शायद अस्पतालों के हवाले से नैब आगे बढ़ रही है, लेकिन हर तरफ एक डिले सा है। क्या आपको लगता है मंतकी अंजाम तक भी पहुंचेंगे ये केसेस? पहुंचने तो चाहिए। और हमने पुख्तनख्वा में तो देखे इधर जो नैब के अफसरान बैठे हुए वो ऐसे लग रहे हैं कि उनमें अभी तक वो कीड़ा है, वो जो क्या का कीड़ा जो लोगों में मौजूद है और उस कीड़े की वजह से वो इधर कोई हरकत नहीं करते। हम उम्मीद करते हैं और अगर आप मेरी दिल की राय पूछे मेरे ख्याल में इनके खिलाफ पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने तो एक भर्ती में बात तो करा, इन्होंने 5 साल में एक भर्ती पैसों पे की। प्राइवेट टेस्टिंग कंपनीज लेकर आए, उन कंपनीज के साथ मुआहदे किए, उनके टेस्ट के पैसे भी आधे करके ये नहीं करते, आधे वो नहीं करते। फिर लोगों को जो भर्ती किया उसके सबके पैसे, इसकी हर तरफ करप्शन है और मेरे ख्याल में इनको पकड़ना चाहिए। ये अभी इंतखाब की बात कर रहे हैं, हम खुला कहते हैं कि भाई पहले इंतखाब फिर इंतखाब हो। हमारा 10 साल तो इनके हुकूमत में, लेकिन हमारा 70 साल से ट्रायल चलते रहे एहतसाब के नाम पे। हम आज तक ये इनके ट्रायल की वजह से, इनकी मीडिया ट्रायल की वजह से जलील होते रहे और इनके खिलाफ कोई बात ना करे, इनके कोई पूछे नहीं। ये मेरे ख्याल में दोगला रवैया है, इस रवैये को खत्म करना होगा और इसके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका अदा करेंगे एमएल वली खान साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। राना साहब आप कुछ लास्टली कहना चाहेंगे, क्योंकि ये तो डीलिंग चल रहा है ये मामला और ये सारे केसेस आपको लगता है पहुंचेंगे मंतकी अंजाम तक? जी, मैं सिर्फ 2 जुमले आखिर में कहना चाहता हूं कि एक तो मियां नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स ऊपर नहीं आ रहे और दूसरा इमरान खान का प्लस्तर नहीं उतर रहा है। मैं इमरान खान से यह गुजारिश करूंगा कि अगर आप सच्चे हो, आप दूसरों का एहतसाब मांगते हो, खुद भी एहतसाब दो। अगर आप